हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, आपके सामने आ चुकी होगी कि नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल 2021 का आ चुका है और फाइनली अब हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही मेहनत के साथ। बस इस वीडियो में ना मैं आपको केवल 5 चीजें बताने वाला हूँ, 5 चीजें जो एक्चुअली आपको जानना चाहिए फॉर्म भरने के पहले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने में जल्दीबाजी आप ना करें, थोड़ा रुको, समझो, जानो, उसके बाद में एक बार खुद से भी फॉर्म को पढ़ो पूरा, उसके बाद में अप्लाई करना ताकि आप गलती ना करो। हालांकि इस बार ना फॉर्म में एसएससी ने कुछ अच्छी चीजें और इंट्रोड्यूस की है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज है ये डेट। कल आपका फॉर्म आया 23 दिसंबर को और आप फाइनली ऑनलाइन भर सकते हो 23 जनवरी तक। ठीक है, यानी कि एक महीना आपको पूरा मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हो, यानी कि आप बैंक जाकर ये चालान भरते हो, तो उसकी आखिरी डेट है 27 जनवरी। तो आपको 4 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके लिए। अब दोस्तों, यहां पर ना एक बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की है एसएससी ने इस बार, जो एसएससी कभी नहीं करता था, कि करेक्शन के लिए आपको 5 दिन का विंडो मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं कि फोटोग्राफ हमारा गलत हो गया फाइनली सबमिट करने में, या हमारे सिग्नेचर गलत हो गई, या कोई एंट्री हम भर रहे थे जो हमने गलत भर दी, हमको लगता है कि वो गलत है और फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया, तो उसमें आप चेंजेस कैसे करोगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। इस बार एसएससी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि 28 जनवरी से 2 फरवरी तक 5 दिन के लिए 28, 29, 30, 31 और 1 फरवरी तक आपको 5 दिन मिलेंगे करेक्शन करने के लिए। मतलब कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हो तो आप करेक्ट कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपको केवल 2 मौके मिलेंगे करेक्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको अमेंड करते चले जाओगे। पहली बार जब आप करेक्शन करोगे तो आपको 200 रुपए देना पड़ेंगे। आप कोई भी हो, आप महिला हो या पुरुष, आप कोई सी भी जाति से आते हो, कोई से भी धर्म से आते हो, या आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, कोई भी हो, करेक्शन के लिए सबको 200 रुपए देना है पहली बार में। अगर आप पहली बार करेक्शन करके आपको लगता है आपने सही नहीं किया, आपको सेकंड बार फिर करेक्शन करना है, तो सेकंड करेक्शन के आपको मिलेंगे, आपको देना पड़ेंगे 500 रुपए। ठीक है, तो करेक्शन करना तभी जब आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है। कोशिश यही करना कि इसको फॉर्म को एक ही बार में अच्छे से भरना। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। और 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आपको करेक्शन के लिए डेट मिल रही है, 5 दिन मिल रहे हैं, और उसमें आपको करेक्शन कर सकते हो, लेकिन केवल 2 बार कर सकते हो, और उसमें भी 200 रुपए पहली बार में, 500 रुपए दूसरी बार में आपको पेमेंट करना होगा करेक्शन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद सेकेंड चीज है, इस बार टोटल 36 पोस्ट एसएससी दिखा रहा है अपने पूरे कैलेंडर में, क्योंकि उसने 1-2 पोस्ट इसमें ऐड भी की है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो पोस्ट होती है वो हर बार नहीं होती है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इस बार एसएससी ने इस पर डाला है, तो उम्मीद है कि एसएससी शायद इसकी भी वैकेंसी निकालेगा। तो हमारे लिए जो स्पेशली वो बच्चे जो कि जेएसओ वाली एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या एसआई के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि इस बार अच्छी वैकेंसी आ सकती है। तो आपके पास में एक अच्छा मौका है, क्योंकि हर बच्चा जेएसओ या एसआई के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो आपको इस मौके को बनाना चाहिए और उसके लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कंपेरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि एओ वाली जो होती है ना, एओ वाली जो पोस्ट है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग होती है। वो आपसे 2 चीज मांगता है, एक तो एसेंशियल, दूसरी डिजायरेबल। देखो एसेंशियल मतलब क्या, एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट आप देख रहे हो सबके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही पड़ेगा। मतलब आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन कब होना चाहिए, 1 जनवरी 2022। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये शो होना चाहिए आपके पेपर पे, जो भी आपकी मार्कशीट है या आपकी प्रोविजनल डिग्री या कुछ भी है, वहां पर ये लिखा होना चाहिए कि 1 जनवरी 2022 की पहले की डेट हो कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो जेएसओ वाली पोस्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जेएसओ में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो आपसे या तो 12th क्लास में आपका मैथ्स हो, और मैथ्स में आपके 60% मार्क्स हो कम से कम। मतलब कि मान लो कि आपने 12th में गणित को पढ़ा है और आपके 100 नंबर में से 100 में से 55 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए आपके 12th के मैथ्स में 50 नंबर का पेपर है, तो 50 में से अगर आपके 30 आ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि ये 60% मांग रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। लेकिन मान लो कई बार हम क्या करते हैं, कॉमर्स से 12th कर लेते हैं, आर्ट्स से कर लेते हैं, तो हमने 12th में मैथ नहीं पढ़ा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स कभी भी पढ़ा हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो समझ में आ गया, दोनों में से कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चलेगी, या तो 12th के अंदर मैथ्स हो या फिर ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक्स हो। अब कई बच्चों का सवाल रहता है कि हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था या फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स था या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा है 12th के अंदर, सॉरी ग्रेजुएशन में, ध्यान से सुनना,
ग्रेजुएशन में अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अगर मार्कशीट में कई बार नहीं भी मेंशन होता है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आप पढ़ रहे हो वहां से आप लिखवा के ला सकते हो कि आई हैव स्टडीड दिस स्टूडेंट हैज स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट इन दिस ईयर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल रहोगे। कई स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज हो। कई बार स्टैटिस्टिक्स अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो कोई इशू नहीं है, आपको बस पढ़ना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए रहोगे। इसके अलावा आती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट, जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें क्या करना है आपको, तीनों साल में, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन किया 3 साल का या 6 सेमेस्टर पढ़े, हर साल आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए। तो आपकी जो डिग्री है उसमें मेंशन होना चाहिए, आपकी जो मार्कशीट्स है उसमें हर साल स्टैटिस्टिक्स मेंशन होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए मेरे ख्याल में एक ही डिग्री होती है, बीकॉम इन स्टैटिस्टिक्स या बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स। तो जो बच्चा स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स को ही पढ़ रहा है वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएगा। कौन सी पोस्ट के लिए? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। दोनों पोस्ट में बहुत अंतर है फ्रेंड्स, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि दोनों की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, वो क्या काम करना होता है, वो अलग से बताऊंगा। यहाँ पर मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम होना चाहिए। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टीयर 2 आपका होगा, देखो टीयर 1 तो सबके लिए जैसा ही होता है, लेकिन टीयर 2 जो आपका होगा ना, उसमें आपको 2 पेपर देना होते हैं सबको, क्वांट और इंग्लिश का, पेपर 1 पेपर 2। लेकिन जेएसओ और एसआई वाली पोस्ट के लिए आपको पेपर 3 देना होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहते हो तो अपना कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ये एग्जाम मैंने क्लियर की हुई है, इस पोस्ट को मेरा अच्छा खासा अनुभव है, तो पूरा कोर्स तैयार है। आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। फिलहाल मैंने स्पेशली एक कूपन कोड निकलवाया है जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो कूपन कोड है स्टैटिस्टिक्स, वो भी आपको वहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज मिल जाएगी। उसको अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप मुझसे पढ़ो, मेरे कोर्स लो या सेल्फ स्टडी करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो इसकी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि अच्छा समय आपके पास फिलहाल है। होता क्या है ना, जब रिजल्ट आएगा टीयर 1 का तो जरूरी नहीं कि इस बार जिसे टाइम मिल रहा है हर बार टाइम मिल जाए। कभी कभी एसएससी बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम ले लेता है, तो टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में जो गैप होता है वो काफी कम होता है, और ऐसी स्थिति में आपके पास में कम समय होता है नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अभी समय अच्छा है, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी दे दोगे 2-3 महीने के लिए तो आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, और फिर आपको केवल रिविजन करना होगा टीयर 1 के बाद। तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। मतलब अगर पढ़ना चाहते हो कोर्स में सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर चीज आपको यही मिलने वाली है। और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको सब कुछ कवर होता है। तो कोर्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा सर्टिफिकेट एक ही जगह मिल जाएगा। तो एक सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर हम कोई कोचिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है कि हमको कोई जाना ना पड़े। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आपको ये समझ में आ गया हो कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 2 पोस्ट के लिए मैंने आपको अलग से बता दी है। एओ वाली पोस्ट के लिए चिंता मत करना, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें वो बोलते हैं कि एसेंशियल और डिजायरेबल। तो डिजायरेबल का मतलब है कि वो अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके उस क्वालिफिकेशन के ना होने से ऐसा नहीं कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसका आपको इम्पैक्ट शायद जॉब के बाद मिलता है। जो भी आप मान लीजिए सीए हो या जो भी मांगी गई है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास में वो है तो शायद उसका बेनिफिट आपको जॉब लगने के बाद मिले। बट नौकरी लगने के पहले ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास वो होना ही चाहिए, आपको सीए होना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। यार बहुत बड़ा इशू है हमारा एज लिमिट। जैसा कि हम चाहते थे कि बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा एसएससी ने, और हम इसी का इंतजार कर रहे थे, और हम ये देखना चाहते थे कि ये कहां से काउंट कर रहे हैं जो एज रेकनिंग की डेट है। तो यार इन्होंने काउंट किया है 1 जनवरी 2022 से, जो कि गलत है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से काउंट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो पहले सुन लो, आपका बर्थडे आपको पता होना चाहिए। आपका बर्थडे कब आता है? तो आपका बर्थडे अगर सुनना, आपका बर्थडे अगर 2 जनवरी 1992 को आता है या उसके बाद आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका बर्थडे 2 जनवरी 1992 के पहले आ रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब कि किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो अपार्ट फ्रॉम जेएसओ, क्योंकि जेएसओ की जो एज लिमिट होती है वो होती है 32 साल। एसएससी की जितनी भी बड़ी पोस्ट है ग्रुप बी ऑफिसर की, सारी पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है 30 साल, लेकिन एकमात्र जेएसओ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए एज लिमिट होती है 32 ईयर्स। तो अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और आपका बर्थडे जो है 2 जनवरी 1990 के पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, सॉरी।
तो उम्मीद करता हूँ ये एज लिमिट वाला आपको क्लियर हो गया होगा। कई स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि सर अभी हमें लड़ना चाहिए एज लिमिट बढ़वाने के लिए। चिंता मत करो, उसके लिए भी लड़ाई करेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्म भर दो। जो बच्चे बाहर हो रहे हैं उनके लिए इसके लिए कैंपेनिंग करेंगे। अभी 30 दिन पूरे हैं हमारे पास में, तो अभी 3-4-5 दिन बाद हम जरूर ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं, जिससे कि हम कोशिश करें कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसी के अंदर एसएससी 2 साल एज लिमिट बढ़ा दे, या फिर कोई अमेंडमेंट करके 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बच्चों को दे दे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना, उसकी लड़ाई मतलब मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जो गलत आपके साथ हो रहा है वो मैं आपकी लड़ाई के साथ खड़ा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इस डेट को देखोगे 1 जनवरी 2022 को, तो इसमें आपके 1 साल निपट रहा है पूरा। मतलब ये जो डेट है होना चाहिए 1 जनवरी 2021, और ये काउंट कर रहे हैं 22 में, मतलब कि 1 साल पूरा उड़ा दिया। ठीक है, तो ये था एज लिमिट के बारे में। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो आपकी 30 साल की एज लिमिट 33 साल हो जाएगी। SC/ST में आते हो तो 5 साल मिलता है, और अगर पीडब्ल्यूडी हो तो 10 साल पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया सबके लिए। और फाइनली फोटोग्राफ यार, है ना, फोटोग्राफ का ध्यान रखना। एसएससी ने आपको एक्चुअली एक सैंपल का भी दिया हुआ है कि फोटोग्राफ आपकी कैसी होना चाहिए। जब आप फोटो खिंचवा होना तो बिल्कुल पोजीशन क्लियर होना चाहिए, सीधी। आपके दोनों कान दिखना चाहिए, आपके स्पेक्टिकल्स गॉगल्स नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए। जो आप जैसे हो, मतलब कि भगवान ने इसे बना के भेजा है ना, वैसे ही रहना है, और सीधे खड़े होना ताकि दोनों कान भी देखिए, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये फोटो खिंचवाना। इसके बाद में डेट डालने का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि डेट मत डालो, क्योंकि एसएससी ने कहीं भी लिखा नहीं है कि फोटोग्राफ के नीचे डेट लिखी होना चाहिए। बस केवल एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहा है कि 24 सितंबर 2021 के पहले का फोटो आपका नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए। तो वो डिक्लेरेशन आप टिक कर देना। और मेरी सलाह मानो तो एक मोबाइल अगर किसी के पास में अच्छा हो तो एक फोटो खिंचवा लो अभी, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख करके आप ब्लैक शर्ट या डार्क कलर का शर्ट पहन के एक फोटोग्राफ खिंचवा लो और उसको अपलोड करो। फोटोग्राफ के डायमेंशन भी देख लेना कि क्या डायमेंशन होना चाहिए, और उसका ध्यान रखना शायद 3.5 बाय 4.5 तो वही होना चाहिए, ताकि आपका फोटो प्रॉपर बैठ जाए। ठीक है, हालांकि इस बार एसएससी ने काम बहुत अच्छा किया है कि आपको समय देगा करेक्शन करने के लिए। 5 दिन का पूरा टाइम मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव एसएससी की तरफ से, कि कई बच्चे कई बार नहीं फॉर्म भर पाते हैं, गलत भर दें, कोई इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती है, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था, तो अब वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेशली जब आप फॉर्म भरने जाओगे और आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो ध्यान रखना दोस्तों, अप्लाई जरूर कर देना उसके लिए अलग से। पॉइंट नंबर 18.1, 18.2, 19.1 और 19.2, ये 4 पॉइंट आपसे पूछता है जेएसओ वाली पोस्ट के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट के लिए। आप लोग क्या करते हो, उसमें नो टिक कर देते हो। अगर मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है जेएसओ वाली पोस्ट की क्या है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप यस टिक करना, और आप अप्लाई करना चाहते हो तो 18.2 पे भी यस करना। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो ही यस करना, अदरवाइज छोड़ देना। ठीक है, कोई कम बच्चे होते हैं एक्चुअली उसके लिए, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप उसके लिए अप्लाई करना। तो इसके लिए अप्लाई करना जरूरी है। ये नहीं होगा कि जब टीयर 2 की बारी आएगी तो मुझे बोलोगे सर मैंने तो फॉर्म में टिक ही नहीं किया। तो पॉइंट नंबर ध्यान रखना, 18.1 और 18.2 जेएसओ वाली पोस्ट के लिए आपको टिक करना है, यस यस करना दोनों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा जब बहुत सिंपल सा फॉर्म है, जब आप भरोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में ना आए। और मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार खुद से पूरे फॉर्म को देखना जरूर और समझना कि क्या क्या मांगा गया है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप क्या भर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो। और एज एन एस्पिरेंट अगर आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम फॉर्म तो आपको खुद से पढ़ना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दी ताकि आपके पास में एक ओवरव्यू रहे, आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली एसएससी क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट्स में लिखो, कोशिश करूंगा डाउट्स को सॉल्व करने की। अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। अगर मैं राइटिंग में को देना चाहूँ तो आपको सारे सॉल्यूशन वही दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, और कुछ ज्यादा आपकी क्वेरी आई तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे उसको भी ज्वाइन कर लो। काफी कुछ अभी नया आने वाला है कमिंग फ्यूचर में, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना है जल्दी से। और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।